हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और हम लोग क्या क्या किस तरीके से आगे इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों को डिफाइन करने वाले हैं, किन चीज़ों से डील करने वाले हैं। और हमने ये भी देखा था कि बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक है वो किन चीज़ों से डील करता है। आ रही बात समझ में? फिर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में स्टेट सिस्टम को देखा था, सराउंडिंग को देखा था एंड बाउंड्रीज को भी देखा था और फर्दर हमने इनको आगे क्लासिफाई किया था। फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। आप कैसे किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कैटेगराइज कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉपर्टी दी जाती है आप कैसे ये बता सकते हो कि ये जो गिवन प्रॉपर्टी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने आपको ये भी बताया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं तो जो आने वाली प्रॉपर्टी होगी वो हमारे पास में क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। और हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था कि एग्जाम्पल था कि अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर मैं मास और वॉल्यूम को दोनों को डिवाइड करता हूँ, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो आने वाली डेंसिटी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास में क्या होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने 2 लेक्चर में कवर कर चुके हैं, है ना। बेसिक है, अभी तो हम लोग बेसिक्स सीख रहे हैं, है ना। हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को हेडिंग दिख रही है कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम की स्टेट जो होती है वो क्या होती है, हम किस तरीके से किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं और किन चीज़ों को यूज़ करते हैं सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट वेरिएबल। देखो, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग टेक्निकल डेफिनेशंस को लिखेंगे, जैसा कि हम लोग ये जो ट्रेंड है वो हम लोग लास्ट लेक्चर से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग पहले लास्ट लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको ये जो थर्ड लेक्चर है वो समझ में आएगा। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, सिंपल सा एक लाइन के अंदर इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये वो वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बस, है ना। आप लोग इसी लाइन को याद रखो, यानी वो वेरिएबल्स जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन वेरिएबल्स को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में गैस है, उस गैस का जो प्रेशर होगा, उस गैस का जो वॉल्यूम होगा और वो जो गैस किस टेम्परेचर पर है, यानी उसका टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों जो आपके पास में वेरिएबल्स होंगे, ये वेरिएबल्स हम इनको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों वेरिएबल कैपेबल हैं एक सिस्टम की या एक गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। फिर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट। देखो, स्टेट वेरिएबल हम लोगों ने देखा कि ये वो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने वाले हैं, यानी कि वो हमारे पास में वेरिएबल्स जो एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उनको क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल्स बोलेंगे। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं और किस तरीके से अगर मैं इन वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करूँगा तो सिस्टम की स्टेट में क्या चेंजेस आते हैं, उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लो हमारे पास में एक गैस है, इस कंटेनर में गैस भर रखी है हमने, है ना। और ये जो गैस है ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो इसका स्टेट नंबर 1 है। ये कौन सी स्टेट में है अभी, ये स्टेट फर्स्ट में है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो इसका प्रेशर है वो मान लो कुछ 100 या 10 ATM का प्रेशर है। एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो मान लो 10 लीटर इसका वॉल्यूम है। एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मान लो 27 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है ना। और भी बहुत सारे हम लोग वेरिएबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, बट हाल फिलहाल हम लोग 3 ही को यूज़ करते हैं, है ना। आप चाहो तो इसमें दूसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हो, मास भी ऐड कर सकते हो। देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम की स्टेट को चेंज करा जा सकता है। अभी अगर हम बात करें तो जितने भी आपके पास में तीनों के तीनों वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों मोल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो सब चीज़ें हो सकती है इसमें, ये ध्यान रखना आप लोग। मास भी हो सकता है इसका, हम लोग बोल सकते हैं कि गैस के इसके अंदर मोल्स इतने हैं, ठीक। आ रही बात समझ? चलिए, अभी हाल फिलहाल हम लोग 3 को ही डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारे लिए समझने में ईजी रहे, ठीक। अब देखो, इनकी जो ये जितने भी वेरिएबल है तीनों के तीनों, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने फिक्स कर दी है। जब वेरिएबल की वैल्यू एक फिक्स अमाउंट पर आ जाती है देन हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं
कि एक सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक स्टेट पर है आपके पास। आ रही बात समझ में? यानी ये जो सिस्टम है ये स्टेट नंबर फर्स्ट पर एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ, अब देखो आप चाहो एक वेरिएबल चेंज करो या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल को चेंज करो, ठीक है, सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा जैसे वेरिएबल में चेंज आएगा। देखो कैसे इसको हम लोग समझते हैं। आप देखो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, हम प्रेशर को चेंज कर देते हैं 10 atm से मान लो 15 atm कर देते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग कर देते हैं सपोज 20 लीटर, और टेम्परेचर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हमेशा दो ही वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे। अगर आप एक भी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास में यही सिस्टम है, लेकिन अब ये सिस्टम एक दूसरी स्टेट में जा चुका है जहाँ इसका प्रेशर 15 atm है, जहाँ इसका वॉल्यूम 20 लीटर है, जहाँ इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो आ रही बात समझ में? यानी ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उन सभी वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस की, ठीक है, स्टेट वेरिएबल से रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दीज आर द वेरिएबल विच आर यूज्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं जो स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग बात करें फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिफाइन इट्स स्टेट। When all the state variables attain a fixed value of the system is said to be in a particular state। जब इन वेरिएबल्स की एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू जो है वो अटेन हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टम अब एक पर्टिकुलर स्टेट में आ चुका है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ चेंज कर दो, जैसे हम लोगों ने प्रेशर को चेंज कर दिया, हमने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि अब सिस्टम अपनी फर्स्ट स्टेट से कहाँ जा चुका है? अपनी सेकंड स्टेट में जा चुका है। यानी आप स्टेट वेरिएबल में चेंज करोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी स्टेट में क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। सारी बात समझ में? वही हम लोगों ने लिखा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द स्टेट वेरिएबल चेंजेस द सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगोन द चेंज इन स्टेट। सारी बात समझ में? तो कुछ ये टेक्निकल लाइन्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं एंड टारगेट के भी स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखना आप लोग कुछ लाइंस को, है ना। इन लाइनों के सीधे डायरेक्ट जो है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिखेंगे। ओके, चलिए ये तो हो गया स्टेट वेरिएबल। अब हम लोग मेनली बात करने वाले हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बारे में। ओके, सो फटाफट से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, और बहुत डिटेल में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। देखो स्टेट फंक्शन बहुत ही सिंपल सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ही लाइन के अंदर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो सिस्टम के फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर क्या करता हो? डिपेंड करता हो, उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो देखते हैं, मान लो आपके पास में ये पीवी ग्राफ है ना, ये पी ये वी। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, 2 पॉइंट, देखो हम लोग यहाँ पे 3 पाथ को देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, ये 1, ये 2 एंड ये 3। तो हमारे पास में टोटल कितने पाथ हैं? ये 3 पाथ हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास में क्या हो गया? ये हो गया P1, ये आपके पास में क्या हो गया? P2, एंड ये आपके पास में क्या हो गया? V1, एंड ये आपके पास में क्या हो गया? V2। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये एक ग्राफ दिया गया। इस ग्राफ में अगर आपको डेल्टा P1 की बात करा जाए तो डेल्टा P1 कैसे निकालोगे? आप लोग P2 माइनस P1, एंड अगर आप लोग डेल्टा P2 निकालना चाहते हो, P2 मतलब देखो ये P1 तो हमारे पास में आ गया फर्स्ट पाथ के लिए, P2 हमारे पास में आ रहा है सेकंड पाथ के लिए, तो ये भी क्या आएगा बताओ? P2 माइनस P1 ही आएगा। लेकिन अगर आप बताओ P3, तो P3 भी यही आएगा, P2 माइनस P1। एंड अगर आप वॉल्यूम के लिए बात करो तो वॉल्यूम के लिए भी क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप लोग चेंज कैलकुलेट कर रहे हो तो चेंज सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? चेंज सिर्फ और सिर्फ
डिपेंड करता है इसकी फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट। ये इसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन या फिर आप लोग किस तरीके से जो चेंज है वो आप लोगों ने किया है इसमें, ठीक है। तो ये चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ चेंज पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कि आपने किस तरीके से आप लोगों ने इसके अंदर चेंज किया। आपको तो सिर्फ फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके अंदर डेल्टा पी या पी इन दोनों में कौन स्टेट फंक्शन है। तो ध्यान रखना, आप लोग ये मत बोलना। देखो अगर पी, जैसे फॉर एग्जांपल, यानी कि हम लोगों ने देखा कि जो प्रेशर होता है ये कैसा होता है, ये स्टेट फंक्शन होता है। तो प्रेशर एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर प्रेशर स्टेट फंक्शन है तो आप वहाँ पे ये नहीं लिखोगे कि जो डेल्टा पी है वो भी कैसा होगा, स्टेट फंक्शन, क्योंकि डेल्टा पी कोई फंक्शन नहीं है। डेल्टा पी है प्रेशर का चेंज, फंक्शन कौन है, प्रेशर फंक्शन है। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि डेल्टा पी इज अ स्टेट फंक्शन, क्योंकि बहुत बार ऐसे लैंग्वेज में दे दिया जाता है कि इफ पी इज अ स्टेट फंक्शन देन डेल्टा पी भी हम लोग बोल सकते हैं स्टेट फंक्शन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको फंक्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इफ P is a state function then delta P is path independent। तो डेल्टा P पाथ इंडिपेंडेंट होता है और P आपके पास में क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। आ रही बात समझ में, यानी स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं, उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं जिससे कि आप इसको इजीली समझ सकें। देखिए मान लो आपके पास में रिएक्शन है A से B और आपको दिया गया है इसके लिए डेल्टा H1, फिर आपको दिया गया कुछ मान लो x की वैल्यू x दे रखा है, फिर आपको दिया गया A से C एंड C से B और इसके लिए डेल्टा H2 दे रखा है, जो आपको दे रखा है x1 मान लो, ये x2 मान लो, एंड आपको दिया गया है डेल्टा H यहाँ पे 3 दे रखा है और ये है आपके पास में x3, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि देखो यहाँ पे आप ये बताओ कि जो डेल्टा H है वो स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है। तो देखो ना तो डेल्टा H स्टेट फंक्शन है ना ही डेल्टा H पाथ फंक्शन में आप बता सकते हो, क्योंकि आपसे डेल्टा H पूछा गया। डेल्टा H पाथ इंडिपेंडेंट है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वैसे एक मैं रिलेशन दे सकता हूँ आपको, है ना, जिसमें आपको एक रिलेशन दिया गया होगा कि x3 जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 होता है, या फिर जो भी आपको रिलेशन सपोज दे रखा होगा। आप तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास में इनिशियल में क्या है A, आपके पास में फाइनल क्या है B। यहाँ पे भी देखो आपके पास में इनिशियल क्या है A, फाइनल आप कहाँ जा रहे हो B। ये दोनों ध्यान रखना, दोनों अलग अलग रिएक्शन है। ये आपको अलग रिएक्शन दे रखी है, ये आपको अलग रिएक्शन दे रखी है। इसमें पहले A किस में कन्वर्ट हो रहा है, C में, फिर C कन्वर्ट हो रहा है B में, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, A सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, B में कन्वर्ट। आप लोग को ये बताना है कि यहाँ पे जो है डेल्टा H वो स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा। तो देखो हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, तो चेंज हमेशा ध्यान रखना इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे पाथ का कोई भी रोल नहीं आएगा। आप भले A से B बनाओ या A से C से B बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास में अगर इनिशियल A है, फाइनल आप B तक आ रहे हो, तो आप A से B बनाओ या A से C फिर B बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो H होगा यानी जो एंथैल्पी में चेंज आएगा, यानी H एंथैल्पी, वो हमेशा क्या होगी आपके पास में, वो एक स्टेट फंक्शन ही होगी। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही मतलब होता है। हमारी बात समझ में? चलो, वहीं अगर आप देखो यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ H इज, ध्यान रखना सेम हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर H स्टेट फंक्शन है तो वहाँ पर डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H पाथ इंडिपेंडेंट होगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि जो डेल्टा H है वो स्टेट फंक्शन है। डेल्टा H स्टेट फंक्शन नहीं होता है, H स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा H तो चेंज होता है, चेंज इन एंथैल्पी, है ना। तो चेंज कोई फंक्शन नहीं होता है, फंक्शन होता है आपके पास में एंथैल्पी, प्रेशर। हमारी बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार हम लोग ये भूल जाते हैं और जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं कि डेल्टा H इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा H यहाँ पर कोई स्टेट फंक्शन नहीं होगा। आपको इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया होगा कि डेल्टा H इज अ स्टेट फंक्शन या डेल्टा इज अ पाथ फंक्शन। तो डेल्टा H स्टेट फंक्शन नहीं होगा, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ये चेंज होता है।
ठीक है। जो हमारे पास में स्टेट फंक्शन होगा वो एंथैल्पी होगी, यानी एच होगा यहाँ पे। सारी बात समझ में? चलो, तो इसको आप लोग देखो कि हमारे पास में ये डेफिनेशन थी, आप इसको ड्रॉ करो। इस डायग्राम को आप लोग लिख लेना, बना लेना, बाकी ये आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग बात करने वाले हैं कि पाथ फंक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पर तो डिपेंड करते ही करते हैं कि आपने इनिशियल से कैसे आप लोग फाइनल की तरफ पहुंचे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने एक सिस्टम की स्टेट को किस तरीके से चेंज किया है। ये सिर्फ सिस्टम की स्टेट यानी जो इनिशियल स्टेट थी और जो फाइनल स्टेट थी उस पर ही डिपेंड नहीं करते, उस पर तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, नहीं तो फिर चेंज ही नहीं आएगा, फिर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। साथ ही साथ ये उस पाथ पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। जैसे हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था, उस ग्राफ में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग ए से बी यानी हम लोगों ने 3 पाथ देखे थे, तो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन अब पाथ पर भी डिपेंड करेगा कि आपने पाथ जो है वो कौन सा है, मतलब यूज करा है। तो पाथ पर डिपेंडेंट फंक्शन जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। देखो डेफिनेशन, दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड टू चेंज द सिस्टम ऑफ स्टेट। तो बहुत ही सिंपल है। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें, इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके पास में हीट एंड वर्क। हीट और वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। एंड शायद मैंने आपको उसमें नहीं लिखवाया था एग्जाम्पल कि स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके पास में हीट कैपेसिटी हो सकती है ना, आपके पास में इंटरनल एनर्जी हो सकती है, आपके पास में एंथैल्पी हो सकती है, एंट्रोपी हो सकती है ना, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके पास में क्या होते हैं, ये स्टेट फंक्शन होते हैं, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन से पाथ फंक्शन है। बट मेनली आप ध्यान रखना, हीट एंड वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, यानी ये पाथ पर डिपेंड करते हैं कि आपने एक सिस्टम के स्टेट को चेंज करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। देखो सिंपल सा तरीका है, हम लोग पहले देख रहे हैं फॉर स्टेट फंक्शन, यहाँ पे ये पाथ फंक्शन खत्म होता है। फॉर स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें, देखो स्टेट फंक्शन की अगर हम बात करें, हम लोग मान के चलते हैं कि इफ a इज अ स्टेट फंक्शन, हम मान लेते हैं कि a एक क्या है, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक स्टेट फंक्शन है तो जो इसका चेंज आएगा वो आप लोग स्मॉल चेंज लिख सकते हो, dA क्या है, इसका स्मॉल चेंज। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना, dA का, अगर आप dA का इंटीग्रेशन करते हो स्टेट फर्स्ट से स्टेट 2 से, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर ओवरऑल चेंज आता है। तो आप लोग लिखोगे ओवरऑल चेंज, आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल चेंज मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो डेल्टा यू, आप लोग लिख सकते हो डेल्टा एच, इस तरीके से, है ना। तो डेल्टा यू आपके पास में आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, एंड डेल्टा एच आपके पास में आ जाएगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। यानी कि अगर आप किसी स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ओवरऑल क्या मिलता है, ओवरऑल चेंज मिलता है। वहीं अगर आप देखो पाथ फंक्शन, तो अगर आप पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो इफ हम लोग लिखते हैं b इज अ पाथ फंक्शन, तो अगर आप किसी पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में देखो db आ जाएगा। ये db है स्मॉल चेंज, है ना, स्मॉल चेंज के लिए यूज कर रहे हैं। आप db का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, b मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आप लिखो स्टेट फर्स्ट से स्टेट 2, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में हीट है dq, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको q मिलेगा। वहीं अगर आपके पास में dw है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो w मिलेगा। तो ये तो आपके पास में हो गई हीट, ये आपके पास में हो गया वर्क। यानी कि अगर आप एक पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलती है, वहीं अगर आप स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ओवरऑल चेंज मिलता है। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास में स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के
फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता हो, जबकि पाथ फंक्शन क्या होते हैं जो स्टेट पर तो डिपेंड करते ही करते हो, लेकिन आपने उस सिस्टम की स्टेट को चेंज करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है उस पर भी डिपेंड करते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। हम लोगों ने इसमें आज देखा कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, कैसे डिसाइड करे जाते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।